अक्षरधाम मंदिर सूरज धीरे धीरे उजाले को समेटते हुए अपने आगोश में ले रहा था। वही चांद बढ़ते अंधेरे के साथ झांकते हुए बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। फेस्टिव सीजन होने की वजह से टूरिस्ट की काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। प्रीत यार, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। अब तक तो सब पहुंच चुके होंगे। फाउंटेन शो भी शुरू हो चुका होगा। अंजलि ने अपना बैग संभालते हुए कहा। दुपट्टा अपने माथे पर से ओढ़ते हुए प्रीत भागते हुए अंजलि के पास आ रही थी। उसने अपना आधा चेहरा ढका हुआ था। चेहरे पर सोने की भांति चमकता तेज और नैन नक्श इतने खूबसूरत कि कोई भी चंद पलों में फिदा हो जाए। लेकिन कभी कभी बेहद खूबसूरत होने की भी कई बार भरी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसका इतिहास हमेशा से ही गवाह रहा है। प्रीत के साथ भी कुछ ऐसा ही था, जो सबसे कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। अरे ये तू चेहरा क्यों ढक लेती है ऐसे बार बार? अंजलि थोड़ा झल्लाकर बोली। मंदिर में आई हूँ, सर पे दुपट्टा तो लूंगी ही। प्रीत ने उससे अपना बैग लेते हुए कहा। दुपट्टा नहीं भी सर पर रखोगी तब भी भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, अंजलि ने आहिस्ता से कहा। बी आर इन द टेम्पल, यहाँ पर संस्कारों का मोल होता है। चल अब देर हो रहा है, प्रीत कहते हुए आगे बढ़ गई। सीधे सीधे बोलना कि यहाँ समर आया है, उसकी वजह से ही तो संस्कारों की दुकान खुली है ना तेरी। तुझे तो उसी के इशारों पर नाचना है, अंजलि ने चिढ़कर कहा। वो मेरे होने वाले, पता है, तेरे होने वाला खूंखार हस्बैंड, अंजलि ने गुस्से से प्रीत को रोकते हुए कहा। ऐसे कैसे तू बात कर रही है, मैनर्स भूल गई है, प्रीत ने भी थोड़ा गुस्से से कहा। दोनों थोड़ी देर में फाउंटेन पॉइंट पर पहुंचे। सहजानंद वाटर शो शुरू हो चुका था। अरे कहाँ रह गई थी तुम, पूरे 1 घंटा लेट पहुंची हो, समर ने प्रीत की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मेरे साथ थी कोई दिक्कत, अंजलि ने गुस्से से कहा। वही तो दिक्कत है, अपनी बेस्ट फ्रेंड चेंज करो प्रीत, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, समर कहते हुए धीरे से प्रीत का हाथ कसकर दबाने लगा। प्रीत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से आह भरी चीख भी वो सबके सामने नहीं निकाल सकती थी। तुम होते कौन हो उसके फैसले लेने वाले, अपनी लिमिट में रहो समर, अंजलि ने उंगली दिखाते हुए कहा। स्टॉप इट, यहाँ बाकी दोस्त भी हैं, प्लीज दोनों गुस्सा थूक दो, कहते हुए प्रीत अभी भी अपने दर्द से लड़ रही थी। अंजलि वहां से बाकी सबके बीच चली गई। समर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। प्रीत, मैं तुम्हारे पापा की पहली पसंद हूँ और तुम मेरी, इसलिए मेरे फैसले को मानना और मुझे इज्जत देना सीख लो। जिंदगी भर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। चलो अब। हाँ मैं समझ गई, बस 2 मिनट में आती हूँ, कहते हुए प्रीत अभी भी दर्द को सहन कर रही थी। अब कहाँ जाना है, समर ने घूरते हुए पूछा। प्रीत ने अपना हाथ दिखाया तो वो जगह जहाँ समर ने दबाया था, वहां से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा था। उसके नाखून बहुत तेजी से गड़ चुके थे। ओहो जान, तुम्ही ने तो गुस्सा दिला दिया था। चलो कोई नहीं, जाकर धोआओ इसे, और किसी को दिखाना नहीं चाहिए, समर कहकर दोस्तों के बीच चला गया। प्रीत वॉशरूम में आई और बिना रुके रोने लगी। आंसुओं से भरा हुआ दर्द छलक छलक कर बाहर आ रहा था। हर लड़की का सपना होता है कि वो उससे जुड़े जिससे वो प्यार कर सके, वो शादी उससे करे जो उसे भी अपनी जिंदगी में अहमियत दे सके। प्यार का तो पता नहीं था, पर शायद अहमियत वो भी कई कोसों मील दूर थी प्रीत से। उसने अपना खून साफ किया और अपने आंसू पोंछते हुए काजल ठीक किया। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो बाहर आई और सब दोस्तों के बीच में आ गई। चलो यार अब सेल्फी लेते हैं, उसका दोस्त प्रदीप ने कहा। नहीं मेरा मन नहीं है, प्रीत ने समर की तरफ देखते हुए कहा। गुड गर्ल, ये निशानी होती है संस्कारी लड़कियों की, समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए प्रीत के कानों में फुसफुसाया। सहजानंद वाटरफॉल शो खत्म होने के बाद सबको समर 5 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले आया। सब बातें करने में बिजी थे। समर ने ही सबके लिए डिनर ऑर्डर किया हुआ था। समर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था, पैसे इतने कि पुश्ते पल जाएं। अपने पैसों की चमक से कॉलेज में सब उसके आसानी से दोस्त बन जाते थे, सिर्फ अंजलि को छोड़कर। कहीं ना कहीं प्रीत को भी ये सब पसंद नहीं था, पर वो कुछ भी नहीं कहने को मजबूर थी, क्योंकि इस रिश्ते में बंधना उसके पिता की जवान थी। वैसे मुझे तुम सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, समर ने कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। मेरी और प्रीत की सगाई अगले 1 महीने के बाद तय हो चुकी है, तो तुम सबको आना है, और किसी ने भी ना कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समर हंसने लगा। सबने दोनों को बधाई देना शुरू कर दिया। अंजलि भी समर के पास आई और धीरे से कहा, गो टू हेल। समर ने उसे इग्नोर कर दिया। प्रीत एक कोने में चुप ही खड़ी रह गई। समीर सबके साथ बैठकर अपना बुक किया हुआ एक्सपेंसिव वेन्यू दिखाने लग गया। वाओ यार,
सबसे अमीर लड़के से शादी हो जाएगी इसकी, क्या किस्मत है इसकी। समर की एक दोस्त नेत्रा फुसफुसाते हुए अपनी ही एक दोस्त से कह रही थी। ये सब कुछ प्रीत के कानों में बिल्कुल साफ साफ पड़ रहा था। अंजलि ने भी सुन लिया था। वो समझ रही थी कि प्रीत ठीक नहीं है। रात के 11 बज रहे थे। किसी तरह समर से लड़ झगड़ कर अंजलि ने प्रीत को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। दोनों कैब में बैठकर घर की तरफ जा रहे थे। क्यों सह रही है ऐसे रिश्ते को? अंजलि ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा। रिश्ता अभी जुड़ा नहीं है। प्रीत ने बाहर देखते हुए कहा। इसका मतलब तू भी उसे शादी नहीं करना चाहती? तो ये तो अच्छी बात है। मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब है रिश्ता धीरे धीरे जुड़ता है। जानूंगी, समझूंगी उसे और वो भी समझेगा मुझे। वक्त लगता है इन सब चीजों में, कोई खेल थोड़ी ही है। प्रीत ने बात को संभालते हुए कहा। उसको देखा है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है उसे। तुझे भी तो नहीं रहता। तो क्या उसकी वजह से मैं तुझसे दोस्ती तोड़ लूं? पापा ने चूज किया है उसे, कुछ तो अच्छाई होगी ही उसमें। प्रीत ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा। आने वाले वक्त में तुझे मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अंजलि पलटकर दूसरी तरफ देखने लगी। आने वाला वक्त क्या लाने वाला है मुझे पता है। प्रीत ने मन ही मन कहा। कुछ राज, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जुबान पर ही ठहर जाते हैं, चाह कर भी वो समय से पहले बाहर नहीं निकलते। प्रीत के जवान पर भी एक राज ठहरा हुआ था जो सही समय आने पर निकलने की तैयारी में था। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना कोई नई बात नहीं होती है, वो तो हिस्सा ही होता है हर किसी की जिंदगी का। पर दिक्कत तब बढ़ जाती है जब हमें अपनों की राय माननी पड़ती है, भले ही वो सही हो या ना हो। कुछ कुछ हो रहा था प्रीत के साथ ऐसा ही। अपने पापा के कहने पर प्रीत समर से शादी करने के लिए मान चुकी थी। अपने दोस्त का बेटा और प्रीत के ही कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, जिसे रघुवेंद्र जी ने उसका जीवन साथी बनाने की ठान ली थी। बेटा उठो, लेट हो रहा है। सविता जी ने प्यार से प्रीत के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। पूरी रात भर उठी ही हुई हूँ माँ, नींद दस्तक दी थी पर आई नहीं। प्रीत ने लेटे हुए सामने देखते हुए ही कहा। हर लड़की को ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप उसकी शादी में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, पर बाद में बच्चों को समझ में आता है कि उनके माँ बाप के फैसले गलत नहीं होते। फैसले हर बार कहाँ सही होते हैं माँ, कभी कभी गलत भी होते हैं, बहुत गलत। बेटा समर के पास सब कुछ तो है, सक्सेसफुल बिजनेस, बड़ा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इतना कि खर्चा करने पर भी खत्म ना हो। सोने के गद्दे पर बैठोगी तुम, खुश रहोगी पूरी जिंदगी। बस करो माँ, पापा की भाषा में कहना बंद करो। इस वक्त मुझे एक बेटी की तरह समझो। तुम्हारी माँ जो करके गई थी वो आज तक चुका रहे हैं तुम्हारे पापा। उन्होंने मुझसे शादी इसलिए करी ताकि उनकी इज्जत थोड़ी ढक सके। सविता जी ने थोड़ा उखड़ते हुए कहा। सौतेलेपन का एहसास करवाना चाह रही हैं क्या? उनके जाने के बाद आप ही को तो अपनी माँ माना है ना। तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा मैंने, और जब इतना ही मानती हो मुझे तो भरोसा रखो। सविता जी ने प्रीत को गले लगा लिया। बहुत एरोगेंट है वो, कभी कभी उसके गुस्से से डर लगता है। खैर बताने का क्या फायदा, आप थोड़े ही समझेंगी। प्रीत कहते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रुको, सविता जी उसके पास आई। तुम इतना कह रही हो तो एक बार मिलती हूँ समर से। मिलना भी उससे किसी बहाने से होगा। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। और हाँ, अपने पापा को मत बताना। सीरियसली? हाँ, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगा तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पापा के फैसले के खिलाफ। हम वीकेंड था और प्रीत समर के साथ कैफे गई हुई थी। वो अपनी तकलीफें सिर्फ अपनी माँ से शेयर करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा बाहर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यही जताती थी कि वो समर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। वास्तव में ये झूठ था और सच से परे था। तो अब हमारी सगाई हो जाएगी और ठीक उसके 1 महीने में शादी। तो तुम्हें हनीमून के लिए कहाँ चलना है? पेरिस, लंदन या फिर सिंगापुर चलें? समर ने प्रीत के हाथों को पकड़ते हुए कहा। जहाँ आपको ले जाना है वहाँ ले जाइएगा बेटा, पर अभी मेरे लिए भी कॉफी ऑर्डर कर दीजिए, पीछे से सविता जी ने आते हुए कहा। प्रीत ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे करते हुए कहा। माँ आप। प्रीत सब जानती थी, लेकिन वो समर के सामने अनजान बन रही थी ताकि उसे शक ना हो। हाँ तो क्या हुआ? आंटी प्लीज बैठिए, मैं यहाँ की स्पेशल कॉफी ऑर्डर करता हूँ, समर ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू बेटा। वैसे मेरी मानो तो तुम दोनों को सिंगापुर जाना चाहिए। सविता जी ने प्रीत की तरफ देखकर इशारा किया। मुझे भी यही लगता है आंटी, इट्स ए बेस्ट प्लेस टू विजिट, कहकर समर मुस्कुराया। पर मुझे नहीं लगता। आई एम प्लानिंग फॉर लंदन। प्रीत ने थोड़ा गुस्से से कहा।
ताकि सामने से समर का भी गुस्सा बाहर निकल पड़े। ओके, नो इशू, वहीं जाएंगे जहां तुम्हारा मन करे, समर ने आहिस्ते से कहा। प्रीत उसके इस बर्ताव को समझ नहीं पा रही थी। इतना ठंडा रिएक्शन उसे हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी एक ना समर को कई हद तक गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। वो ये भी जानती थी कि ऐसे तो वो छोटी छोटी बात पर उखड़ जाता है, लेकिन जिस तरह वो सविता जी के सामने पेश आ रहा था वो बहुत अलग था। समर बेटा, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड बनोगे, सविता जी ने प्यार से समर के बाल ठीक करते हुए कहा। तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रीत ने पूछा। प्रॉब्लम क्यों होगी? समर फिर से आहिस्ता से ही बोला। प्रीत उठी और कॉफी का पूरा कप समर के शर्ट पर फेंक दिया। ये क्या हरकत है? सविता जी घबरा गईं। अरे जानबूझकर नहीं, गलती से गिर गया, प्रीत ने बहुत नॉर्मल तरीके से कहा। उसकी नज़र सिर्फ समर पर ही थी। समर कुछ देर शांति रहा, फिर अचानक से हंसने लगा। वो रुक ही नहीं रहा था, बस हंसता जा रहा था। ओह गॉड आंटी, आपकी बेटी कभी कभी छोटी बच्ची वाली हरकतें करने लगती है। एक्चुअली वो शादी के कुछ महीने बाहर जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर मेरे पास आ रही है, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा मदद आपका भी तो चाहिए ही होगा, बस इसलिए। ये तुम क्या कह रहे हो? प्रीत कंफ्यूज हो गई। सॉरी फॉर दिस। और प्रीत बात मनाने के लिए ये सब करना जरूरी था। हनीमून पर अभी नहीं जाना है तो मत जाओ, सविता जी ने प्रीत को ही डांटते हुए कहा। रिलैक्स आंटी जी, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बल्कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ आई, कम से कम ये चुलबुलापन तो देखने को मिला प्रीत का। समर फिर से हंसने लगा। सही में बेटा, आप बहुत स्वीट हो। चलो आप दोनों एंजॉय करो, मुझे थोड़ा ऑफिशियल काम है, मैं चलती हूँ, सविता जी कहते हुए वहां से निकल गईं। अरे बैठो, खड़ी क्यों हो? समर ने कहा तो प्रीत डर के मारे फ्रीज हो गई। समर वॉशरूम गया और कुछ देर बाद अपनी शर्ट साफ करके बाहर आया। प्रीत अपनी जगह पर नहीं थी। वो जल्दी से पार्किंग लॉट में गया और अपनी कार लेकर मेन रोड पर आ गया। प्रीत ऑटो का वेट कर रही थी। कार में बैठो, समर ने उसके सामने आते हुए कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, प्रीत ने कहा तो समर कार से बाहर निकला और उस पर जोर से चिल्लाया। मैंने कहा अंदर चलो, समर सब देख रहे हैं। प्रीत उसे शांत करने की कोशिश की। समर ने प्रीत को जबरदस्ती कार में बैठाया और जब मुझ पे कॉफी फेंकी थी तब 10 लोग देखकर हंस रहे थे, उसका कुछ नहीं, मतलब तुम माँ के सामने नाटक कर रहे थे। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ये तो पता है ही तुम्हें। और तुम्हें क्या लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर सिर्फ गुस्सा करने की आदत है, पर तुम तो एक्टिंग करना भी बहुत अच्छे से जानती हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्रीत कहते हुए उतरने लगी तो समर ने उसे थप्पड़ मार दिया। यू बास्टर्ड, बिल्कुल चुप, जानती हो ना तुम कि तुम मेरी पहली पसंद हो। मैं कोई पुतला नहीं हूँ कि जब चाहा यूज किया और फिर फेंक दिया। इस बार प्रीत ने भी चिल्ला दिया। जो तुमने किया है उसमें मैंने तुम्हारी मदद की है, भूल गई? अगर वो सच बाहर आ गया तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे? शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, समर ने कहते हुए प्रीत को कार से बाहर धकेला और रफ्तार बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया। प्रीत वहीं बैठे हुए उसे दूर जाते देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि इसी तरह वो उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाए, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिससे इंसान चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता। समर भी एक मजबूरन थोपा हुआ अभिशाप था जो प्रीत की जिंदगी पर एक ग्रहण की तरह लगता जा रहा था। पूरे दिल्ली में अचानक ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब बचते बचाते अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे थे। प्रीत अपने घर से बाहर बारिश में भीगते हुए बाहर निकल आई हुई थी, वो भी काफी दूर। उसे सविता जी का कॉल बार बार आ रहा था। वो कॉल डिस्कनेक्ट करती जा रही थी। वो बस चलती जा रही थी, बिना कुछ सोचे समझे बस चली जा रही थी। थोड़ी देर में उसे अंजलि का भी कॉल आने लग गया। उसने उसका भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने फिर से कॉल किया तो उसने उठाया और गुस्से से कहा, तुम लोग अकेला भी नहीं छोड़ सकते हो क्या मुझे? जस्ट लीव मी अलोन यार, डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन राइट नाउ। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? इतने खराब मौसम में कहाँ जा रही है तू? आंटी का कॉल नहीं आता तो पता ही नहीं चलता। कहते हुए अंजलि को बहुत चिंता होने लगी। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोन रख।
प्रीत, समर और उस राज की वजह से टेंशन मत ले। अंकल को बता दे सब, जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम समर से तो छुटकारा मिल जाएगा। बताना इतना आसान होता तो कब का बता देती, पर वो गलती बहुत बड़ी कर दी है मैंने, जिसका अंजाम आज तक भुगत रही हूँ। प्रीत ने कहते हुए कॉल रख दिया। अचानक ही वो चलते हुए यमुना ब्रिज पर पहुंच चुकी थी। बिजली बहुत जोरों से चमक रही थी। उसे पीछे से कोई आवाज लगाने लगा कि आगे मत जाओ, खतरा है। बारिश की तेज बूंदों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन है। प्रीत का पैर फिसला और सीधे ब्रिज के पुल से नीचे गिरकर लटक गई। वो जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प मी। वो शख्स जो उसे आगे जाने से मना कर रहा था, भागते हुए आया और प्रीत को हाथ देने लगा। प्रीत की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उस शख्स ने उसके नदी में गिरने से पहले ही उसका हाथ थाम लिया। उसने जैसे ही प्रीत को ऊपर खींचा, प्रीत का सिर लोहे के ग्रिल से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। प्रीत की हालत बहुत ही गंभीर थी। बायां हाथ पूरी तरह से छिल गया था और माथे से खून बह रहा था। क्या हुआ इसे? कांस्टेबल ने आते हुए पूछा। उस शख्स ने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाने को कहा। सुबह के 10 बज रहे थे। चेहरे पर रोशनी पड़ते ही प्रीत को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने खुद को एक हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे में पाया। एक्सक्यूज मी, मेरा कल एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ कौन लाया है मुझे? प्रीत ने बगल में खड़ी नर्स से कहा। जी, आपके सर पर एक छोटी सी चोट लगी है, घबराने की बात नहीं है, 2 दिनों में ही ठीक हो जाएगा, नर्स ने उसके पास आते हुए कहा। अब तक तो माँ पापा बहुत परेशान हो चुके होंगे। मुझे ढूंढ ढूंढ कर कांटेक्ट करना होगा उन्हें और अपने ढंग से समझाना होगा। प्रीत मन में ही बड़बड़ाई। पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करेगी। आपके घर वालों को भी कॉल किया गया है, कुछ ही देर में वो यहाँ आते होंगे। नर्स ने उसका ड्रेसिंग करते हुए कहा। उन्हें आपने किस लिए कॉल किया? एटलीस्ट मेरे होश में आने का इंतजार तो करना था। प्रीत अभी कह रही थी कि इतने में पुलिस अंदर आ गई। जरूरत थी मैडम। इतनी रात को आप खराब मौसम में पिकनिक मनाने तो नहीं निकली थी ना? एक वर्दी में स्मार्ट और हैंडसम शख्स उसके सामने खड़ा था। आंखों पर काला चश्मा और हाथों में स्टाइलिश ब्रेसलेट था उसके। उसे देखकर पूरी दबंग वाली फीलिंग आ रही थी। नर्स उसे देखकर लगातार मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। दिल्ली में अब चलना भी अपराध हो गया है क्या? प्रीत ने गुस्से में कहा। देखिए, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर बाद में कुछ हो जाएगा जो आप हम पुलिस वालों को ही दोष देंगी कि हमने कुछ क्यों नहीं किया। देखिए आप, एसीपी मनन सिंघानिया, वेयरएवर यू आर, मैं ठीक हूँ और मैं अब घर जा सकती हूँ। हमें भी कोई यहाँ रखने का शौक नहीं है, लेकिन कल हमें जहाँ मिली थी वहाँ उसी स्पॉट पर एक मर्डर भी हुआ था। आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो करवाना होगा कि आप वहाँ क्या कर रही थी। ओके फाइनल। कुछ देर स्टेटमेंट लेने के बाद इंस्पेक्टर बाहर आया तो उसके पसीने निकले हुए थे। मनन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सर, कोई चीज का सीधा जवाब नहीं देती है ये लड़की। एटीट्यूड तो इतना है कि पूछिए मत, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरे भाई, पुलिस वालों में भी एटीट्यूड की कमी नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम दिखाते हैं तो बुरे बन जाते हैं। फिलहाल अभी इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार करो और हाँ, बॉडी के बारे में पता लगाओ, उसकी आइडेंटिटी, परिवार, रिश्तेदार सब। मनन कहते हुए वहां से निकल गया। सविता जी और प्रीत के पापा रघुवेंद्र सिंह भी हॉस्पिटल आ चुके थे। दोनों बहुत ही गुस्से में और घबराए हुए भी थे। रघुवेंद्र चुप थे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। पूछ सकता हूँ वहां क्यों गई थी? रघुवेंद्र ने कड़क आवाज में कहा। प्रीत चुप थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कह पाए। गुजरते हुए मनन ने ये सब नजारा विंडो ग्लास से देख रहा था। कमाल है, अभी इतना गुस्से से बरस रही थी हम पुलिस वालों पर, अब देखो बाप के आते ही मैडम बन गई सीधी बच्ची। जाने दीजिए, गलती से चली गई थी वहां, सविता जी ने कहा। गलती से कोई तूफान में सैर पर जाता है क्या? रघुवेंद्र जी ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। ठहर जाइए अंकल, ये वहां गलती से पहुंची थी, इनको मिल नहीं रही थी कैब, इस वजह से घबराई हुई है, घर ले जाइए। मनन ने कहते हुए मुस्कुरा दिया। थैंक यू एसीपी, रघुवेंद्र ने कहा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज था। मनन कहकर प्रीत के पास आया और फुसफुसाया। पापा के सामने तो बचा लिया, स्टेटमेंट में भी तुमने इधर उधर की ही बातें बताई हैं, पर अब सच बताना, ब्रेकअप हुआ है ना तुम्हारा, तभी पारो बनकर घूम रही थी ना? वाट?
प्रीत ने उसे घूर कर देखा। मनन वहां से उसी तरह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। प्रीत सबके साथ घर आई। वो अपने रूम में जाकर खिड़की के पास बैठ गई। समर के उसके लिए बर्ताव से वो तंग आती जा रही थी। सविता जी के सामने भी समर अपने आप को सीधा साधा दिखाने में कामयाब हो चुका था। प्रीत अब बुरी तरह से बिखरती जा रही थी। खुद को संभालना इंसान के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब मुश्किलों का दलदल उसने खुद तैयार किया हो तब और कहीं ज्यादा। रघुवेंद्र जी डॉक्टर के केबिन में चले गए। मौका देखकर सविता जी प्रीत से बात करने उसके पास आई। जानती भी हो मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। वो तो अच्छा हो उस एसीपी का जिसने तुम्हारी जान बचा ली। सविता जी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, प्लीज एक तो उस एसीपी के बारे में ये मत बोलो। 2 पल में पका दिया उसने, और मेरी अगर वाकई में चिंता है तो प्लीज माँ पापा को शांत करवा दो। प्रीत ने कहते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो तो मैं कर दूंगी, पर बेटा कोई परेशानी हो तो बताना। सीरियसली माँ, मेरी परेशानी आप नहीं जानती हैं। बेटा जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता। सविता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रीत ने कहकर आंखें बंद कर लीं। प्रीत अपने रूम में बेसुध पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में सविता जी खाने की प्लेट लेकर उसके पास आईं। प्रीत ने पलटकर नहीं देखा। क्या हो गया है तुम्हें? सविता जी खाने की थाली टेबल पर रखते हुए बोली, प्लीज यहाँ से चली जाइए। प्रीत बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर समर को परखा ना, और देखो वो सही निकला। तुम ही खामखा उसको गलत ठहरा रही थी। सविता जी की बात पर प्रीत चुप थी। उन्होंने आगे कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बस करिए। प्रीत चिल्ला पड़ी, आपको क्या लगता है मैं 10 लड़कों के साथ घूमती फिरती हूँ? समर से शादी करने के लिए मैं तैयार कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ आपकी और पापा की खुशी के लिए मैं मान गई। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना खुद की मर्जी जाने। तो बेटा हम भी तो तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। सविता जी ने एक निवाला आगे करते हुए कहा, प्लीज। और हाँ, मैंने समर के साथ काफी टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, पर नहीं चल पा रही हूँ उसके साथ आगे। तो तुम अपने पापा को बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। यही तो मैं नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ आप ही उन्हें बोल सकती हैं। मैंने उन्हें आज तक कोई तकलीफ नहीं दी है और न कभी दे पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। सविता जी उठकर जाने लगी तो प्रीत ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरी मजबूरी नहीं होती तो कब का बोल देती, प्रीत ने कहा। तो सविता जी उसके पास आई। कैसी मजबूरी? पापा के माँ से डिवोर्स लेते वक्त माँ ने एक लेटर लिखा था पापा को। कैसा लेटर? यही लेटर जिसमें उन्होंने पापा से माफी मांगी थी। वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो कभी भी पापा से अलग नहीं होना चाहती थी। तो तुमने ये लेटर उनको क्यों नहीं दिया बच्चा? मुझे गुस्सा आ गया था। नैना माँ जब मुझे छोड़कर गई तो मैं छोटी थी। जरूरत के वक्त वो मेरे साथ थी ही नहीं, मुझसे मिलती भी नहीं। स्कूल में सब चिढ़ाते कि माँ होने के बाद भी वो पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आती। पापा के पास भी टाइम नहीं होता तो वो भी नहीं आते। मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी। मेरे अंदर उनके प्रति इतना नफरत भर गया कि मैं खुद चाहने लगी कि वो हम दोनों को छोड़ दें, और फिर मैं आ गई तुम्हारे पापा की दोस्त बनकर। हर चीज में मैं तुम्हारा साथ देती और तुम मुझ में अपनी माँ को देखने लगी। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे पापा और माँ के रिश्ते की टूटने की वजह बन गई। सविता जी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गईं। नहीं, वो कारण मैं हूँ, आप नहीं। आपने तो पापा से शादी दादू के कहने पर ही की थी बेटा, पर शायद तुम्हारे पापा का डिवोर्स रुक सकता था। हाँ, शायद इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। पर समर से इसका क्या कनेक्शन है? वो कॉलेज में एक दिन उसने वही लेटर मेरे बैग से निकालकर उसने पढ़ लिया। शुरू में तो मुझे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो सब छलावा था। वो तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए अब वो तुम्हें ब्लैकमेल करके फोर्स कर रहा है। सविता जी पूरी बात समझते हुए बोली, एग्जैक्टली। प्रीत के कहते ही आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुझे नहीं पता था कि ये कारण है तुम्हारी शादी ना करने का, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल हम समर से मिलने जाएंगे। वो फिर से नाटक ही करेगा अच्छा बनने का। कल सब साफ साफ बातें होंगी, तुम फिक्र मत करो। सविता जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा। अगले दिन सविता जी
प्रीत के साथ एक 5 स्टार होटल पहुंच गई थी। उन्होंने स्पेशली एक रूम बुक करवाया था। समर को भी उन्होंने वहीं बुलवाया हुआ था। माँ, मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा है। बिल्कुल मत घबराओ। अगर आज उससे इस बारे में बात नहीं की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सविता जी ने समझाया। सविता जी ने एक कोने में अपना मोबाइल पर वीडियो मोड पर रख दिया। बिना प्रीत को बताए हुए थोड़ी देर में समर भी आ गया। नमस्ते आंटी जी, क्या बात है, आपने तो पूरा प्लानिंग करके बुला लिया मुझे यहाँ, समर ने आते हुए ही कहा। हाँ, प्रीत और मेरा थोड़ा चिल करने का मन कर रहा था, इसलिए यहाँ आ गए। तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए तुम्हें भी यहीं बुला लिया, सविता जी ने कहा। हाँ तो कहिए, प्रीत को ब्लैकमेल करना कब बंद करोगे? सविता जी के कहते ही समर के होश उड़ गए। कैसी ब्लैकमेलिंग? वही जिस राज को प्रीत ने सबसे छुपाया था और तुमने उसका फायदा उठाया था। देखो, मैं तो अपने पति को सब सच बता दूंगी। थोड़े क्या, बहुत गुस्सा होंगे प्रीत से, लेकिन कम से कम वो तुमसे बच जाएगी। आप क्या कह रही हैं, समझ रही हैं आप? समर अपनी जगह से उठ गया। बहुत अच्छे से, इसलिए तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। खुद ब खुद निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, वरना क्या है ना कि हमारा जो होगा सो होगा। पर तुम्हारी ब्लैकमेलिंग वाली बात अगर सबके सामने आई तो कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मीडिया में तुम्हारा और तुम्हारे पिता का नाम खराब होगा, वो अलग। सविता ने लगभग समर को घूरते हुए कहा। समर को किसी से ना सुनने की आदत ही नहीं थी, और अगर सामने वाला उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहे तो उसका गुस्सा उसके आपे से बाहर होता था। उसने प्रीत का हाथ कसकर पकड़ते हुए सामने रखा फ्रूट बास्केट का चाकू निकाला और उसके गर्दन पर रख दिया। समर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सविता कहते हुए घबरा गई। आंटी जी, अगर प्रीत मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मैं इसे खत्म यही कर दूंगा, समर डरावनी हंसी हंसते हुए बोला। देखो, तुम्हें इलाज की जरूरत है समर, मेडिकल टर्म्स में से पर्सनली डिसऑर्डर कहते हैं, सविता जी ने धीरे धीरे कहते हुए आगे बढ़ रही थी। मुझे कोई बीमारी नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करिएगा, समर फिर से हंसते हुए बोला। समर, प्लीज अपने गुस्से पर काबू करो। माँ, आप जाइए यहाँ से, मैं मैनेज कर लूंगी, प्रीत ने सविता जी को इशारा करते हुए कहा। नहीं, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सविता जी ने सामने रखा स्टील का रॉड उठा लिया। छोड़ प्रीत को, नहीं तो मार दूंगी तुझे, समर प्रीत को घसीटते हुए खिड़की की तरफ ले जा रहा था। प्रीत ने अपने पैर से समर के पैर पर जोरदार वार किया। उसी वक्त वो नीचे गिर पड़ा। सविता जी ने प्रीत को बचाने के चक्कर में उसे रॉड से मार दिया। सिर पर चोट लगने के कारण समर बेहोश हो गया। उसके सिर से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा। ओ गॉड, माँ, आपने क्या किया? प्रीत ने समर की तरफ देखते हुए कहा। बेटा, मैंने तो हल्का सा मारा था, सविता जी चिंता में आ गईं। प्रीत ने समर को चेक किया। उसकी सांसें बहुत कम चल रही थीं। प्रीत और सविता जी दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। मैं पट्टी और मेडिसिन लेकर आती हूँ, तब तक कोई भी आए डोर मत खोलना माँ, बस फ्रिज में से ठंडा बर्फ लगाओ जहाँ से खून बह रहा है, प्रीत कहते हुए बाहर निकली और किसी तरह पार्किंग लॉट में आई। वो ड्राइव करते हुए मेडिकल शॉप पर गई, पट्टी और दवाई खरीदी, फिर सीधे वापस होटल के रूम में आई। बेटा, इसकी सांसें फिर से तेज चलने लगी हैं, सविता जी ने तुरंत कहा। थैंक गॉड, रुकिए मैं इसकी पट्टी कर देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। प्रीत ने पट्टी की। कुछ देर दोनों वहीं पर रहे और फिर वहां से नीचे आ गए। माँ, अब हमें निकलना होगा, मैंने 1 नाइट रूम एक्सटेंड करवा दिया है, शाम तक मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। अभी उसे यहीं होटल के रूम में आराम करने देते हैं। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता ही नहीं था कितना सहा है उसको तुमने इतने महीने, सविता जी ने पसीना पोंछते हुए कहा। छोड़ो ना माँ, बातें बाद में, अभी निकलना होगा यहाँ से जल्दी, प्रीत ने कहा और वहां से सविता जी के साथ घर की ओर बढ़ गई। रात के 9 बज रहे थे। रघुवेंद्र डाइनिंग टेबल पर बैठे इत्मीनान से खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ सविता जी और प्रीत उनके साथ हुए हादसे से काफी परेशान थी। समर का सच प्रीत तो जानती ही थी, अब सविता जी भी जान चुकी थी। प्रीत, मुझे लगता है हमें इन्हें भी सब बता देना चाहिए, सविता जी ने रघुवेंद्र जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं माँ, अभी सही समय नहीं है, प्रीत ने धीरे से कहा। बेटा, ये सब छुपाना सही नहीं है, अब तो खुल के आने का टाइम है। वो होश में आते ही सबसे पहले तुम पर ही हावी होगा, सीधे होने का नाटक करेगा तुम्हारे पापा के सामने, सविता जी ने कहा। हम बताएंगे, पर कल, अभी मुझे होटल वापस जाना होगा, उसे देखना होगा
कि उसे होश आया है कि नहीं, फिर मैं उसे घर छोड़ूंगी। प्रीत ने बेमन से एक निवाला खाते हुए कहा। बेटा, वो होश में आते ही फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, और उसकी चोट का क्या? मेरी बात समझो। सविता जी परेशान हो गई। चिंता मत करिए, मैं उसकी चोट लगने का कारण का कोई भी बहाना बना दूंगी। रही बात समर की, तो वो कभी भी अपना डबल स्टैंडर्ड चेहरा अपने पापा के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि वो जानता है उसके पापा एक पॉलिटिशियन हैं और उसके कारनामों की वजह से उनका नाम मीडिया में खराब हो जाएगा। प्रीत ने सब समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं माँ, आप यहीं रहिए, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। प्रीत ने कहते ही सविता जी का ध्यान उनके मोबाइल पर गया, जो उनके पास ही नहीं था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, सविता जी ने कहते हुए आवाज तेज हो गई। क्या हुआ? रघुवेंद्र जी कह पड़े। नहीं कुछ नहीं, आज वो सब्जी में नमक महाराज जी ने ज्यादा डाल दिया है। आपको बीपी है ना? प्रीत ने बात संभालते हुए कहा। अरे कोई नहीं, एक दिन तो चलता है। रघुवेंद्र जी ने खाना खत्म किया और उठकर चले गए। क्या कर रही हैं आप? प्रीत प्लेटें साइड करते हुए बोली। बेटा, वो समर की असलियत का सबूत रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल मैंने एक तरफ छुपा के रखा था, मैं वहीं भूल गई। सविता जी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आप फिक्र मत करिए, मैं वहां जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपका मोबाइल ही अपने पास रखूंगी, प्रीत ने कहा तो सविता जी की जान में जान आई। ठीक रात के 11:45 पर प्रीत होटल में दाखिल हुई। वो चुपचाप अपने बुक किए हुए रूम की तरफ जाने लगी कि तभी वो एक शख्स से टकरा गई। उसने ध्यान से देखा तो वो मनन था। क्या बात है, आप यहाँ भी? मनन ने मुस्कुराकर कहा। क्यों, होटल आपका है, नहीं आ सकती यहाँ? हमेशा गुस्से में क्यों रहती हैं आप सवाल ही ऐसा करते हैं। माना कि आप पुलिस वाले हैं और शक करना आपका स्वभाव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में भी किसी को परेशान करें। इस बार प्रीत थोड़ा और उखड़ गई। आप ना डिस्प्रिन टेबलेट लेकर चला करिए। वो क्या है ना, आपको सर दर्द बहुत रहता है, इसलिए गुस्सा आता है। मनन हंसते हुए वहां से चला गया। वाट नॉनसेंस, पूरा पागल लगता है, पता नहीं एसीपी कैसे बन गया। प्रीत कहते हुए आगे जाने लगी। एग्जाम क्वालिफाई करके मैडम, मनन हाथों में कार की चाबी घुमाते हुए कहा। उसे इस बात पर प्रीत न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। चीटिंग से या सचमुच सिंसियर होकर पढ़ाई की थी? बिल्कुल मैडम, चप्पलें घिस जाती हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मनन ने फिर से कार की चाबी उंगली में घुमाते हुए कहा। फुल ऑन एटीट्यूड, कहते हुए प्रीत अपने रूम के पास आई। दरवाजा खोलते ही वो जैसे ही अंदर गई, वो हैरान रह गई। समर के माथे से फिर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। ओह नो, ये क्या हो गया? प्रीत भागते हुए उसके पास गई। उसने जल्दी से पट्टी चेंज करनी चाही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। समर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने उसकी सांसें चेक की तो पता चला कि वो बंद थीं। प्रीत का दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। उसने जल्दी से होटल हाउस कीपर को बुलाया। करीबन 5 मिनट में वो आई। उसके चेहरे के होश उड़ गए। मैडम, ये क्या है? आपने मर्डर कर दिया? हाउसकीपर चिल्लाता हुआ वहां से भागा। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। प्रीत बुरी तरह से घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन में कैसे डील करे। होटल के मैनेजर के कॉल करते ही पुलिस नोएडा के उसी होटल में पहुंच गई। प्रीत बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। प्रीत अब और ज्यादा घबरा चुकी थी। मीडिया वाले भी भरी संख्या में वहां आ चुके थे। टीवी के हर न्यूज चैनल पर बस समर के ही बारे में टेलीकास्ट हो रहा था। सविता जी और रघुवेंद्र न्यूज सुनते ही होटल में आए। समर के माता पिता वहां आ चुके थे। समर की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे, और आप यहाँ कैसे आई? प्रीत जी, मैंने समर को यहाँ बुलाया था। इंस्पेक्टर, किस लिए बुलाया था आपने? प्रीत सारा सच नहीं बता सकती थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और खुद को संभाला। प्रीत, हम दोनों की शादी होने वाली थी। यहाँ पर हम दोनों थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए थे। इंस्पेक्टर की नज़र सोफे के नीचे पड़ी रॉड पर गया। उसने उसे उठाकर देखा। उसमें हल्का सा खून लगा हुआ था। इंस्पेक्टर, आपने यहाँ उनका मर्डर करने के लिए बुलाया था, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सविता जी आगे कुछ कहती, इससे पहले ही प्रीत ने उन्हें रोक दिया। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मेरी और समर की बहस हुई थी। प्रीत ने इतना ही कहा कि इंस्पेक्टर ने अपनी ही कहानी बोल ली। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आप सस्पेक्टेड हैं। इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल को प्रीत को हथकड़ी लगाने को कहा। रघुवेंद्र जी की आंखें नम थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उनके सामने हो रहा था। सविता जी इंस्पेक्टर से गड़गड़ा रही थी, पर वो उनकी एक ना सुन रहे थे। भाई साहब,
प्रीत ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। सविता जी रोते हुए बोली, वो ही यहाँ मौजूद थी, कोई नहीं था यहाँ, इसीलिए उसी ने किया है ये सब, छीन लिया मेरे बेटे को। रघुवेंद्र, तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैंने ये रिश्ता तय किया, और जुड़ने से पहले ही मुझे पता होता तो मैं छोड़ूंगा नहीं प्रीत को। अभिनव जी, समर के पिता, आंखों में गुस्सा लिए अपनी पत्नी के साथ वहां से चले गए। मनन अपनी कार में बैठा हुआ था। वो अपने इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में मोबाइल पर अपने टीम से बात कर रहा था। उसे अचानक ही शिवनाथ, जो कि उसी के पुलिस स्टेशन के अंदर काम करता था, उसका कॉल आया। शिवनाथ, सर, हमने एक लड़की को गिरफ्तार किया है, लोकेशन मैंने आपको सेंड कर दी है। मर्डर बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे 2 दिन पहले यमुना नदी के पास वाले ब्रिज पर हुआ था। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, हाई प्रोफाइल केस है। मनन, ओके फाइन। मनन ने चेक किया तो उसे पता चला कि लोकेशन जहां वो है उसी होटल का है। वो जल्दी से स्पॉट पर गया। बॉडी को प्लास्टिक कवर से लपेटा जा रहा था और जगह को सील। वो चेहरा अच्छे से देख नहीं पा रहा था। इनका कुछ सामान मिला है? मनन ने कांस्टेबल से पूछा। जी सर। कांस्टेबल ने जैसे ही सामान का पैकेट मनन के हाथों में पकड़ाया, मनन पूरी तरह से कांप गया। उसने तुरंत बॉडी का चेहरा देखा और जोर से चिल्ला पड़ा, नो नो नो, किसने किया ये? सर प्लीज शांत हो जाइए, आप इन्हें देखकर इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? कांस्टेबल ने कहा। क्योंकि समर मेरा बड़ा भाई है, मनन कहते हुए वहां से निकल गया। वो जाते हुए खुद से कहने लगा, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रीत पुलिस स्टेशन में हिरासत में थी। रघुवेंद्र अपने लायर को लाकर पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसकी बेल करा सके, पर मर्डर का आरोप लगने के बाद बेल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सविता जी प्रीत के पास ही थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब खराब हालातों से प्रीत को कैसे बाहर निकालें। सविता जी, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रीत, माँ समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने सच बोला तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। आपका एक छोटा बेटा भी है और मेरा छोटा भाई, आपको उसकी परवरिश करनी है। जब बोर्डिंग स्कूल से वापस आएगा और आपको नहीं पाएगा तो वो टूट जाएगा। सविता जी, और तुम्हारा क्या? प्रीत, माँ, मैंने अपनी पहली माँ को अपनी ही वजह से दूर कर दिया, कम से कम अपनी दूसरी माँ जो मेरे पास है उसे तो बचा लूं। सविता जी, बेटा, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रीत, ऐसा क्यों कर रही है? समर पर बार आपने मेरे को बचाने के लिए ही तो किया था। एक तरह से देखा जाए तो गलती मेरी ही है। सविता जी, बेटा, जब ये बात सामने आएगी तो सब मुझे सौतेलापन करने का कलंक लगा देंगे। प्रीत, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं किसी को इस सच से रूबरू होने ही नहीं दूंगी। और आपको मेरी कसम है, आप भी सच को अपने अंदर दफन करके भूल जाइए। शायद यही मेरी किस्मत है। सविता जी फूट फूट कर रोने लग गईं। वो अपने घुटने के बल पर बैठे हुए ही प्रीत का माथा चूमने लगी। प्रीत, प्लीज खुद को संभालिए, और हाँ, मेरे छोटे भाई गोलू को कभी मत बताइएगा कि उसकी बहन जेल में गई है। बोल दीजिएगा कि मैं मर गई हूँ। मैं नहीं चाहती वो मुझे एक क्रिमिनल के रूप में देखे, और उसे मुझसे हमेशा दूर रखिएगा। सविता जी और प्रीत का रोना रुक ही नहीं रहा था। दूर से उन दोनों को देखते हुए रघुवेंद्र जी की भी आंखों में नमी आ गई। वो खुद को एक लाचार, बहुत लाचार बाप समझ रहे थे। इंस्पेक्टर, प्लीज समझने की कोशिश करिए, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है मिस प्रीत सिंह के खिलाफ। बत्रा साहब, प्रीत के वकील बेल के लिए अप्लाई करने में लगे हुए थे। सर, संडे हो चुका है, टाइम 12 से ऊपर हो चुका है। आप मंडे तक का वेट करिए, और जुर्म संगीन है तो बेल भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। शिवनाथ ने कहा। मेरी बेटी यहाँ से निकल पाएगी ना बत्रा साहब? रघुवेंद्र जी ने उम्मीद से पूछा। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, आज बेल नहीं मिल पाएगी। 24 घंटे उसे जेल में ही रहना होगा। बत्रा साहब के कहते ही सविता और घबरा गई। रघुवेंद्र जी किसी तरह से सविता जी को संभालने में लगे हुए थे। प्रीत ने इशारा करते हुए बत्रा साहब को बुलाया। अंकल, आप माँ पापा को घर ले जाइए, यहाँ रुकना उनका सही नहीं है, प्लीज। प्रीत ने जाने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है बेटा, और हाँ, बचपन से तुम्हें देखा है, मैं जानता हूँ तुम खूनी नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा बेटा, बस वक्त दो। बत्रा साहब वहां से रघुवेंद्र जी और सविता को मना कर ले गए। प्रीत ने दीवार से अपना सर टिका लिया। वो जानती थी कि केस की प्राइम सस्पेक्ट वो है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका जेल से बाहर आना आसान क्या, नामुमकिन होने वाला था। सुबह के 5 बज रहे थे। मनन अपने घर आया हुआ था।
अभिनव और उसकी माँ रोहिणी जी का बहुत बुरा हाल था। नींद की जगह दर्द के आंसू बह रहे थे। माँ कैसी हो? मनन धीरे से रोहिणी जी के पास जाकर बैठते हुए बोला। बड़े बेटे को खोने के बाद कैसी होंगी? रोहिणी जी ने बहुत हल्के से कहा। माँ मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये किया है वादा है मेरा। मनन रोते हुए बोला। मनन बेटा कुछ देर अपनी माँ के साथ रुक जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। अभिनव जी ने कहा। नहीं जरूरत है मुझे इसकी, एक तरह से ये भी गुनहगार है उसका। क्यों आया है ये यहाँ? छोड़कर चला गया था ना 7 साल पहले हमको। रोहिणी जी चिल्लाते हुए बोली। रोहिणी पुरानी बातें फिर मत दोहराओ। अभिनव जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। माँ भाई के साथ कुछ ऐसा हो, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था। मनन ने धीरे से कहा। रहने दे मनन, तू तो अपने भाई को पागल ही समझता था ना। खुश हो जा, चला गया इस दुनिया से। रोहिणी जी सिसकते हुए बोली। समर भाई को बिहेवियर डिसऑर्डर प्रॉब्लम था, मैंने उसी का इलाज कराना चाहता था ताकि वो ठीक हो सके। फिर से कहूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मैंने उनका बुरा कभी नहीं चाहा। मनन ने समझाया। बस करो रोहिणी, एक बेटा तो खो चुकी है, दूसरा बेटा इतने सालों बाद हमारे पास आया है, अब क्या उसे भी दूर कर दोगी? अभिनव जी लगभग डांटते हुए बोले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस लड़की ने छीन लिया हमसे हमारा लड़का। रोहिणी जी समर के फोटो को सीने से लगाते हुए बोली। माँ उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, विश्वास रखो मुझ पर। मनन ने जवाब देते हुए कहा। मनन अगर तू सच में अपने भाई और हम सबको इंसाफ दिलाना चाहता है तो उस गुनहगार को सजा दिलवा, फांसी की सजा करा उस लड़की को। रोहिणी जी मनन के गले लगकर रोने लग गईं। ऐसा ही होगा माँ, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। मनन रोहिणी जी के आंसू पोंछते हुए बोला। अगले दिन सुबह मनन सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया। वो सीधे इंस्पेक्टर के पास आया। वेयर सी? मनन के सिर पर गुस्सा सवार था। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। शिवनाथ ने कोशिश की वो शांत रहे। जस्ट आंसर मी। शिवनाथ ने इशारा करते हुए लॉकअप की तरफ इशारा किया। मनन ने कांस्टेबल से चाबी ली और गेट खोलते हुए चिल्लाया। हाउ डे यू? प्रीत एकदम से मुड़ गई। मनन पूरी तरह से हैरान रह गया। प्रीत भी समझ नहीं पाई कि वो इतने गुस्से में क्यों है। मनन ने कोने में रखा पानी का घड़ा उठाया और प्रीत पर जोर से फेंका। प्रीत तुरंत साइड हट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? मनन प्रीत को दीवार के सहारे टिकाकर कसकर उसका हाथ दबाने लगा। प्रीत चुप थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। मनन उसी जगह दर्द दे रहा था जिस जगह समर ने उसे कुछ दिन पहले दिया था। समर तुम्हारा भाई? उसके मुंह से बस यही निकला। यस ही वाज माई ब्रदर यू किलर। लगा नहीं था तुम ऐसी लड़की निकलोगी। समझता था एक पुलिस वाला होने के नाते लोगों को बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ, लेकिन गलत था। मनन दीवार पर हाथ मारते हुए बोला। आई एम सॉरी। प्रीत ने रोते हुए कहा। क्या करूं तुम्हारी सॉरी का? ला सकती हो मेरे भाई को वापस? सर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, प्लीज आप बाहर आ जाइए। शिवनाथ ने किसी तरह से मनन को बाहर निकाला। मैं कभी अपना आपा नहीं खोता हूँ, पर आज परिवार की बात है इसलिए पता नहीं कैसे। मनन चेयर पर बैठ गया। मैं समझता हूँ सर, लेकिन आपने कभी बताया ही नहीं कि आप अभिनव सिंघानिया, मतलब इतने बड़े नेता के बेटे हैं और समर आपका भाई है। शिवनाथ ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा। हाँ ये सच है, ना कभी बताया और ना कभी किसी को जानने दिया। मनन ने पानी पिया। पर क्यों सर? बीते कल में कुछ हुआ था जिसकी वजह से बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ा था। मनन ने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। प्रीत पूरे 24 घंटे लॉकअप में बिता चुकी थी। समर अभिनव सिंघानिया के बेटे होने की वजह से उसका नाम सुर्खियों में था, जहां तक बस उसकी मौत पर ही चर्चा चल रही थी। प्रीत का चेहरा भी सबके सामने था। मीडिया वालों ने समर के सोशल हैंडल से उन दोनों की तस्वीर निकाल ली थी, लेकिन प्रीत अभी खुल के सबके सामने नहीं आई हुई थी। संडे बीत चुका था और पुलिस वाले प्रीत से उसका बयान दर्ज करके उसका साइन ले चुके थे। इस बात पर बत्रा साहब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये क्या तरीका है आपका? मेरी क्लाइंट इतने बड़े शौक में है और उसी के बीच जबरन आपने उसका कन्फेशन ले लिया। ये सरासर गलत है, बत्रा साहब ने इंस्पेक्टर पर भड़कते हुए कहा। शिवनाथ जरा इन्हें बताओ कि इनकी क्लाइंट ने ही अपना जुर्म कबूला है। मनन ने पुलिस स्टेशन में आते हुए कहा। आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस
प्रीत का वहां मौजूद होना उसका गुनाह करना नहीं दर्शाता है। बत्रा साहब ने कहा, मैंने भी कई मर्डर केस सॉल्व किए हैं सर, ये सीधा सीधा ओपन एंड शूट का मामला है। सीसीटीवी फुटेज में भी उसका उससे लड़ना रिकॉर्ड हुआ है। रेस्टोरेंट में उसने उसके ऊपर गर्म कॉफी भी फेंकी हुई थी। ये सब क्या दर्शाता है? ये भी मुझे दर्शाने की जरूरत है। मनन ने रिवॉल्वर बेल्ट में खोसते हुए कहा, आपसे बहस करके मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बत्रा साहब कहकर जल्दी से प्रीत के पास आए। प्रीत उन्हें देखकर खामोश थी। बेटा, तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों बयान दिया? प्रीत इस पर भी खामोश रही। बेटा, कुछ बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगा? अदालत सबूत मांगता है। बत्रा साहब के कई बार पूछने पर भी प्रीत ने कुछ नहीं कहा। बत्रा साहब समझ रहे थे कि प्रीत सब सच छुपाकर किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है। देखो बेटा, ये तुम्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करेंगे। वहां तुम्हें जब बोलने का मौका दिया जाए तो नोट क्वालिटी कहना। अभी तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, इसलिए तुम बस इतना ही कहना प्लीज। बत्रा साहब कहकर बाहर आ गए। क्या हुआ, उसने बताया कुछ? रघुवेंद्र जी ने पूछा। नहीं यार, वो कुछ कह नहीं रही है। आखिर उस रात हुआ क्या था? बत्रा साहब के कहते ही सविता जी की आंखें भर आईं। प्लीज कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए, सविता जी ने कहा। फिक्र मत करिए, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। फिलहाल तो मुझे कुछ ऐसा सबूत चाहिए जिससे इस केस को एक तरफा देखा जाए। अच्छा, वैसे इतना बताइए कि समर का बर्ताव प्रीत के प्रति कैसा था? बत्रा साहब ने पूछा तो दूसरी तरफ से रघुवेंद्र जी तुरंत ही बोल पड़े, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत मानता था वो प्रीत को। आपको कैसे पता? सामने देखी हुई हर चीज हर बार सही नहीं होती, सविता जी ने गुस्से से कहा। शांत शांत सविता जी और रघुवेंद्र जी, इस समय समर का कोई भी गलत बर्ताव या कोई भी जो उसके खिलाफ बोल सके तो ऐसे शख्स को सबूत के तौर पर मेरे पास भेजिएगा। आधे घंटे का समय है तो जल्दी करिए, मैं देखता हूँ मुझसे क्या बन पाता है। बत्रा साहब कहते हुए कोर्ट की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल लॉकअप में आई और एक दुपट्टा प्रीत को देते हुए बोली, इससे अपना चेहरा ढक लेना, नहीं तो मीडिया वाले तेरा फोटो खींचकर और सवाल कर करके तुझे खा जाएंगे। प्रीत बेसुध पड़ी हुई थी, उसने दुपट्टे को हाथ तक नहीं लगाया। कांस्टेबल जबरदस्ती दुपट्टे से उसका चेहरा ढकते हुए और डांटते हुए उससे बोली, जब गम है तो मर्डर क्यों किया उसका? चलो, कोर्ट में पेशी का टाइम हो रहा है, शिवनाथ ने कहा। प्रीत को लेकर पुलिस वैन से सीधे कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, पर वहां से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मीडिया का काफिला प्रीत का ही पीछा कर रहा था। प्रीत की नजर मनन पर पड़ी। वो आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। मनन कार के शीशे से प्रीत को घूर रहा था। करीबन 35 मिनट में सब कोर्ट पहुंचे। प्रीत को बाहर निकाला गया और अंदर ले जाया गया। सामने सविता जी और रघुवेंद्र जी खड़े हुए उसे ही देख रहे थे। बेटा, चिंता मत करना, हम तुझे जल्द छुड़ा लेंगे, सविता जी ने प्रीत को गले से लगाते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम भरोसा रखो, रघुवेंद्र जी कहते ही प्रीत उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी पापा, आज मेरी ही वजह से फिर से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। प्रीत के कहते ही सविता जी उसका पीठ सहलाने लगी। ऐसा मत बोलो, भले ही मैं थोड़ा कड़क स्वभाव का हूँ, पर तुमसे प्यार भी उतना ही करता हूँ बेटा, रघुवेंद्र जी ने कहा। और कांस्टेबल उसे लेकर कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर लेकर चली गई। उसने ऐसे क्यों कहा कि उसकी वजह से मुझे फिर से सहना पड़ रहा है? वो मेरी बेटी है, मैं भला उससे क्यों परेशान होऊंगा? रघुवेंद्र जी प्रीत को जाते देखकर बोले। सविता जी तो जानती ही थी कि प्रीत किसकी बात को सोचते हुए कह रही है, पर वो अभी उनको नहीं बता सकती थी। खुद को संभालिए प्लीज, उसे आपकी जरूरत है, सविता जी ने हिम्मत देते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, रघुवेंद्र जी ने अपना मन कड़ा किया और सविता जी के साथ वो भी अंदर चले गए। कोर्ट की हियरिंग शुरू हो चुकी थी। अभिनव की तरफ से हायर किया हुआ वकील हर एक सबूत के साथ साबित करता जा रहा था कि किस तरह से होटल में रूम प्रीत के नाम से बुक था और वो किस तरह से समर को बुलाकर हादसे को अंजाम दे रही थी। दूसरी तरफ बत्रा साहब भी हर सबूत का अपोजिट किए जा रहे थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो भी ज्यादा देर तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सविता जी की तरफ देखा तो सविता जी ने थोड़े रुकने का इशारा किया। मिस प्रीत, आपको अपने लिए कुछ कहना है?
जज ने पूछा। प्रीत पहले की तरह चुप खड़ी थी। उसने अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कहा। बत्रा साहब उसे देख रहे थे। उनके उसे नॉट क्वालिटी कोर्ट में कहने के बावजूद भी उसने उनकी बात नहीं कही। हम तो सभी सबूत के अनुसार प्रीत जी दोषी मानी जाती हैं। जज ने हाथों में पेन लेते हुए कहा। रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। एकदम से अंजलि कोर्ट में आते हुए बोली। सविता जी ने गहरी सांस ली और बत्रा साहब को कानों में फुसफुसाया। प्रीत की दोस्त है, आपको जो कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज ने कहा। अंजलि विटनेस बॉक्स में आकर खड़ी हो गई। वो प्रीत के सामने खड़ी थी। प्रीत सरनामे हिला रही थी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बोलिए, बत्रा साहब ने कहा। जी, समर की जैसी छवि सबके सामने दिखाई जा रही है वैसा वो था नहीं। वो प्रीत को सिर्फ अपना समझता था। अंजलि के कहते ही अभिनव जी के वकील हंस पड़े। तो इसमें गलत क्या था? उसी का तो फायदा उठाया मिस प्रीत ने। उन्होंने कहा, अपने से मेरा मतलब है सिर्फ उसका हक, किसी के साथ होना, यहाँ तक कि किसी से बात करना भी प्रीत का समर को बिल्कुल भी नहीं भाता था। मैंने खुद देखा है। इस तरह से बिहेव करने को प्यार का नाम तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। अंजलि ने कहा। तो जज सोच में पड़ गए। यू आर ऑनर, ये केस एक तरफा नहीं है। इनकी गवाही से ये साबित हो रहा है कि समर भी कहीं ना कहीं गलत था। उसका बर्ताव प्रीत के प्रति सही नहीं था। बत्रा साहब ने अपने दलील पर जोर डालते हुए कहा। हम मिस अंजलि के बयान से ये समझा जा सकता है कि इस केस में दूसरा सिरा भी जुड़ गया है। अभी के अदालत स्थगित की जाती है। बाकी की कार्यवाही अगली तारीख को की जाएगी। जज कहते हुए उठकर चले गए। प्रीत को भी कांस्टेबल वहां से लेकर चली गई। साथ ही पुलिस वाले भी। सविता जी ने अंजलि का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स बेटा, सविता जी ने गले लगाकर कहा। वो मेरी दोस्त है आंटी, हेल्प तो करूंगी ही। अंजलि हल्का सा मुस्कुराकर बोली। पर क्या सच में समर का बर्ताव प्रीत के प्रति सही नहीं था? रघुवेंद्र ने हैरानी से पूछा। नहीं अंकल, प्रीत आपके फैसले का सम्मान करती थी, इसलिए आपके लिए वो इस रिश्ते से जुड़ने के लिए तैयार थी। अंजलि ने पूरी बात बताते हुए कहा। अपनी बेटी का दर्द भी नहीं समझ पाया। रघुवेंद्र जी वहीं माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। ये समय हमें अपना केस को मजबूत करने में लगाना होगा, क्योंकि अभी भी प्रीत कस्टडी में ही है। बत्रा साहब ने कहा। वो छूट तो जाएगी ना? सविता जी ने पूछा। केस में नया मोड़ आया है। प्रार्थना करिए कि आगे भी सब अच्छा हो। बाकी मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, बत्रा साहब ने कहा। प्रीत इनोसेंट प्रूफ होगी, मुझे भरोसा है, अंजलि ने हौसला देते हुए कहा। प्रीत को पुलिस स्टेशन से हटाकर स्टेट की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब तक मीडिया ने ये अपडेट फैला चुका था कि समर और प्रीत का रिश्ता जैसा दिखता था वैसा नहीं था। उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। इन सब बातों से अभिनव जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनके बेटे के बारे में इतनी सारी बुराइयां नहीं सुन सकते थे। उन्होंने तुरंत एक प्रेस मीटिंग करने का फैसला कर लिया। मनन को ये बात पता चलते ही वो तुरंत ही अभिनव जी के पास आया। इस तरह के प्रेस मीटिंग में अक्सर इंसान जल्दबाजी कर जाता है और ये मनन अच्छे से जानता था। पापा, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए, मनन अभिनव जी के स्टडी रूम में आते हुए बोला। पर क्यों ना करूं, ये जरूरी है। समर पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, इमेज खराब हो जाएगी उसकी, हम केस हार सकते हैं। अभिनव जी गुस्से में बोले। आपकी बात सही है, लेकिन अभी उतने मीडिया के बीच आपसे कई सवाल किए जाएंगे और अगर गलती से कुछ आपके मुंह से प्रीत के बारे में ज्यादा बुरा निकल गया तो गड़बड़ हो सकती है। कैसी गड़बड़? उन हजारों की मीडिया में कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो प्रीत की तरफ से भी क्वेश्चन करेगा। आपका उसके लिए बुरा भला बोलना ये साबित कर सकता है कि समर सच में उसे टॉर्चर करता था, क्योंकि अभी प्रीत पूरी तरह से दोषी साबित नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? समर को बिहेवियर डिसऑर्डर था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर ये बात सामने आ गई तो सब प्रीत को सही और आपको गलती समझेंगे। उसे गुस्सा आता था बस, वो किसी को मारता पीटता नहीं था। अभिनव जी अपना चश्मा उतारते हुए कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन दुनिया वालों को कैसे समझाएंगे? वो तो यही समझेंगे कि वो पागल था। इस छोटे से टर्म को वो नहीं समझ पाएंगे। तिल का ताड़ बन जाएगा। मनन भी उनके बगल में बैठ गया। बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल हो चुका है तो जाना ही पड़ेगा ही। ठीक है पापा, बस ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा है, मनन कहते हुए दरवाजे तक गया और फिर मुड़ते हुए बोला। पापा, वैसे सच में समर ने कभी प्रीत पर हाथ तो नहीं उठाया ना? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? समर ऐसा नहीं था। हाँ, माना मैंने, वो अपने दोस्तों पर
प्रीत पर अपने पैसों और अपने रुतबे का शो ऑफ थोड़ा ज्यादा करता था, जिसके लिए मैंने उसे कई बार टोका भी। पर उसने प्रीत को कभी भी डराया या धमकाया नहीं। वो उसे सच्चा प्यार करता था। अभिनव जी ने उसे समझाते हुए कहा। जी, मनन कहते हुए वहां से निकल गया। मनन ने कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके समर का केस खुद ही लिया हुआ था। मनन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ सारा गुनाह प्रीत का इतने आसानी से मान लेना और चुप रहना उसे खल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ समर का प्रीत पर जबरदस्ती हक जमाना उसे कुछ अटपटा लग रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था कि एकदम से शिवनाथ आ गया। क्या सोच रहे हैं सर? शिवनाथ ने सामने पियोन से टेबल पर चाय रखने का इशारा किया। यही कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मनन ने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा। सर, समर आपका भाई था। आप अपने भाई पर शक कैसे कर सकते हैं? शिवनाथ, कानून की नज़र में तो सब बराबर ही होते हैं। और हाँ, मुझे विश्वास है समर पर कि वो किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अंजलि के बयान से मैं क्या समझूं? सर, वो झूठा बयान भी तो दे सकती है। वैसे भी समर का पब्लिक प्लेस में प्रीत से लड़ने का या कहीं भी कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ है। समर एक नेता का बेटा था। उसकी हर हरकत मीडिया वाले कैप्चर करने के लिए तैनात रहते होंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ प्रीत का उस पर कॉफी फेंकने वाला वीडियो भी तो समर के जाने के बाद ही सामने आया। उससे पहले क्यों नहीं? जब भी आया हो सर, इससे तो प्रीत का ही गलत बिहेवियर सामने आया है। शिवनाथ कहते हुए चाय पीने लग गया। कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, मनन ने मन में ही कहा। वो समझ रहा था कि अंजलि की बातों में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि अपने ऊपर रिस्क लेकर वो प्रीत के समर्थन में बयान तो नहीं दे सकती। उसने अपनी टीम के मेंबर से अंजलि के घर का एड्रेस पता करवाया और वहां जाने के लिए रवाना हो गया। रात के 8 बज रहे थे। मनन सीधे अपनी जीप लेते हुए करोल बाग से हनुमान वाले गली में पहुंचा, जो एड्रेस पूछते पूछते सीधे अंजलि के कॉलोनी में पहुंचा। उसने कॉल बेल बजाया तो सामने से एक महिला ने दरवाजा खोला। जी कहिए, कहते हुए वो रुक गई। मनन को पुलिस की वर्दी में देखकर वो थोड़ा घबरा गई। नमस्ते, मुझे अंजलि से मिलना था। वो घर पर हैं? मनन ने पूछा। हाँ, वो है, रुकिए मैं बुलाता हूँ, अंजलि के पापा प्रदीप ने कहा और उसे बुलाने चले गए। मैं उसकी माँ हूँ, आइए अंदर, अर्पिता जी ने कहा। मनन गेस्ट रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। अर्पिता जी भी अंजलि के रूम में चली गईं। अंदर से हल्की हल्की आवाज आने लगी। ना चाहते हुए भी मनन के कानों में सब सुनाई पड़ रहा था। क्या जरूरत थी कहने के लिए कि अंजलि है? अर्पिता जी ने परेशान होते हुए कहा। माँ, प्रीत मेरी दोस्त है, केस के सिलसिले में आए होंगे। अंजलि ने समझाने की कोशिश की। ये प्रोफाइल केस है, तुझे इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? अर्पिता जी ने कहते हुए अंजलि को पीछे धकेला। हमारी बेटी न्याय का साथ दे रही है, प्रदीप कह पड़े। वो सीधे अंजलि को बाहर लेकर चले आए। मनन ने हल्का सा मुस्कुराया। अंजलि को बैठाकर प्रदीप जी किचन में पानी और बिस्कुट लेने आए। माफ करिएगा, वो अंजलि की माँ थोड़ी डरी हुई है, प्रदीप जी ने कहा। अरे नहीं, बिल्कुल माफी मत मांगिए, मैं भी तो यहाँ बिना इन्फॉर्म किए ही आ गया। मनन ने पानी का एक घूंट लेते हुए कहा। आपका यहाँ आना? अंजलि ने सवाल किया। असल में अंजलि, मैं ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तुमसे मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मनन ने कहा। पर प्रीत के वकील से राय लिए बगैर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। प्रीत से तो आप सब ने इन्फॉर्मेशन लेटर पर जबरन साइन ले लिया। अब क्या चाहते हैं कि मुझे भी धमकाकर उसके अगेंस्ट में गवाही देने के लिए मना लिया जाए? अंजलि उठ खड़ी हुई। अंजलि, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारी दोस्त के सलाखों के पीछे जाने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो मुझे भी अपने भाई के जाने का उतना ही गम है। मनन के कहते ही प्रदीप और अंजलि हैरान रह गए। बट आप समर के भाई हैं? अंजलि चौंकते हुए उसे देखने लगी। हाँ, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आज तक किसी को बताया नहीं था। अभी मुझे सच जानना है, तभी मैं ठीक कर पाऊंगा, मनन ने अंजलि से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे, आप क्या उसकी मदद करेंगे? आप तो अपने परिवार का ही साथ देंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, अंजलि मेन डोर खोलते हुए बोली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी बात तो सुनो, मनन ने फिर रिक्वेस्ट किया। ठीक है, जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। आपका भाई समर एक निहायती पागल, घटिया और लड़कियों को एक खिलौना समझने वाला आदमी था। ही इज द रियल क्रिमिनल। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जुर्म करने वाला तो चला गया और सजा एक मासूम को मिल रही है। अंजलि कहते हुए रो पड़ी। मनन वहीं खड़े थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया।
उसे विश्वास करने का मन तो नहीं था, लेकिन अंजलि जितने विश्वास के साथ कह रही थी, उससे उसे ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा था। मनन वहां से निकलकर सीधे अपनी जीप में आया। उसने अपना सिर स्टेयरिंग से लगाया और कुछ देर वैसे ही शांत रहा। गॉड प्लीज हेल्प मी, रास्ता दिखाइए मुझे। तकलीफों का दायरा जब इंसान पार कर लेता है तो उसके अंदर का दर्द ठहर सा जाता है। प्रीत जेल की एक छोटी सी खिड़की से आसमान में आए हुए चांद को देख रही थी। चांद भी निशब्द था और वो भी। तू यहाँ किस जुर्म में है? सामने से एक लड़की ने, जिसका चेहरा काफी देखने में खतरनाक था, पूछा। प्रीत थोड़ा पीछे सरक गई। उसने कुछ नहीं कहा। मुंह में तेरे जबान नहीं है क्या? सामने वाली लड़की ने फिर कहा। प्रीत उसी तरह खामोशी रही। उसने कुछ नहीं कहा। अरे मर्डर का आरोप लगा है इस पे, एक दूसरी औरत ने हंसते हुए कहा। बड़ी तेज निकली रे तू, चेहरे से तो सीधी सादी लग रही थी। तुझे एक चीज बता देती हूँ, इस जेल में ये पूरा हिस्सा मेरा है। अपना कोना पकड़ और दफा हो जाए यहाँ से। सामने वाली लड़की ने प्रीत को जोर से धक्का देते हुए कहा। प्रीत नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ पर लगे घाव फिर से छिल गया। उस पर से खून आने लगा। प्रीत किसी तरह उठी और कोने में बैठकर उसी चांद को देखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो वहीं सो गई। अगले दिन सुबह सुबह ही जेलर प्रीत को झकझोर झकझोर कर उठाने लग गया। प्रीत एकदम से उठ खड़ी हुई। जी क्या हुआ? प्रीत ने कांपती आवाज में कहा। कोर्ट में पेशी है तेरी आज, और ये हाथ से इतना खून कैसे निकल रहा है? जेलर ने उसका कुर्ता देखते हुए पूछा। प्रीत ने भी अपना कुर्ता देखा। वो पूरा खून से सना हुआ था। उसके हाथ से धीरे धीरे खून रिसे जा रहा था। अब खून करेगी तो खून तो इसका भी बहेगा ना। सामने वाली वही लड़की कहकर जोर जोर से हंसने लगी। चुप कर, जेलर ने उसे जोर से डांटते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, प्लीज चलिए। प्रीत अपने बाजू को दुपट्टे से ढकते हुए बोली। अब तो मेडिकल रूम में जाने का भी टाइम नहीं है। कांस्टेबल थोड़ा देखो क्या हो सकता है इसके घाव का। जेलर कहकर चला गया। प्रीत कांस्टेबल के साथ जाकर जीप में बैठ गई। कांस्टेबल ने एक सफेद कपड़े से उसका हाथ कसकर बांध दिया ताकि खून रुक सके। प्रीत ने 3 दिनों से सिर्फ पानी ही पिया था। उसने अभी तक कुछ खाया नहीं था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है। जेल में किसी कैदी ने तुझे मारा था क्या? ये चोट कैसे लगी? कांस्टेबल ने पूछा। प्रीत इस बार भी खामोशी थी। आखिर वो कहती क्या कि ये घाव उसे संवरने दिया है? कोई इस पर विश्वास करता थोड़े ही, वो भी जब सारे सबूत उसके खिलाफ थे। थोड़ी देर में सब कोर्ट पहुंचे। मनन इंस्पेक्टर शिवनाथ से केस के बारे में डिस्कशन कर ही रहा था कि इतने में उसकी नजर प्रीत पर पड़ी। वो भागते हुए उसके पास आया। व्हाट इज दिस? इसको इतनी चोट कैसे लगी? और अगर लगी भी तो मेडिकल रूम में पट्टी क्यों नहीं करी गई? मनन ने डांटते हुए कहा। सर वो टाइम नहीं था तो, कांस्टेबल ने कहते हुए आंखें नीची कर लीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है, लेट हो जाएगा, प्रीत ने कहा और कांस्टेबल के साथ आगे बढ़ गई। मनन के सामने से वो गुजर गई और वो उसे देखता ही रह गया। इंस्पेक्टर शिवनाथ उसके पास आते हुए बोला। अजीब लड़की है, पहली बार ऐसे मुजरिम को देख रहा हूँ जो कोर्ट में जाने पर डर नहीं रहा है। सच्चाई किसी से डरता नहीं है। मनन ने धीरे से कहा। कुछ कहा सर? शिवनाथ ने टोपी सही करते हुए पूछा। नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर, मनन कहते हुए शिवनाथ के साथ वहां से चला गया। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से सवालों और जवाबों के बौछार पड़ने शुरू हो चुके थे। कुछ देर में ही बत्रा साहब ने अंजलि को कटघरे में बुलाया। हाँ तो मिस अंजलि, क्या आप अदालत को थोड़ी और सही तरीके से बता सकती हैं कि समर और प्रीत का रिश्ते को आखिर किस नजरिए से देखा जा सकता है? बत्रा साहब ने कहा। जी, इस रिश्ते को प्रीत की तरफ से मजबूरी और समर की तरफ से जबरदस्ती के रूप में देखा जा सकता था। अंजलि कहते ही प्रीत उसे चुप करने का जैसा ही इशारा किया कि उसके हाथों पर लगा सफेद पट्टी खुलकर नीचे गिर गया। ये चोट तुम्हारा ठीक नहीं हुआ? अंजलि जोर से चिल्ला पड़ी। सर मेरी क्लाइंट जेल में सेफ नहीं है। बत्रा साहब ने तुरंत जज साहब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं जज साहब, ये उस दिन समर ने ही प्रीत को हार्म करने की कोशिश की थी। उस दिन हम सब अक्षरधाम मंदिर में घूमने गए हुए थे। अंजलि के कहते ही अभिनव जी घबरा गए। ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभिनव जी उठकर बोल पड़े। साइलेंट प्लीज,
जज ने अभिनव की तरफ देखकर कहा, क्या सबूत है इसका कि ये जख्म समर ने ही दिया है? समर के वकील खुराना साहब ने कहा, मैंने देखा था उस दिन, वो गुस्से में था। अंजलि ने कहा, यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही है कि आप झूठी स्क्रिप्ट सबको सुनाएंगी और सब यकीन कर लेंगे। यू आर ऑनर, समर के दोस्त और जो मिस प्रीत के भी दूसरे दोस्त हैं, उनमें से संगीता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा, खुराना साहब ने कहा। जज साहब की इजाजत देते हुए संगीता कटघरे में आई। तो बताइए मुझे, कैसा था समर प्रीत के प्रति? खुराना साहब ने कहा, बहुत अच्छा था। प्रीत को सारी महंगी सुविधा देता था, हर तरह का ऐशो आराम, बहुत पैसे लुटाता था। जो प्रीत मांगती थी वो सब बिना कुछ कहे उसे दे देता था। प्रीति उसे डांट और धमका कर रखती थी। संगीता के कहते ही अंजलि और सविता जी चिल्ला पड़ी, ऐसा नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज शांत रहिए। बत्रा साहब, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है मिस प्रीत के बिहाफ में? जज के पूछते ही बत्रा साहब ने हामी सिर हिलाया। यूर ऑनर, वैसे तो मुझे यकीन है कि समर के सबूतों के फुटेज मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरे हाथों में एक फुटेज लगा है। बत्रा साहब ने वो फुटेज की पेन ड्राइव को असिस्टेंट के ध्रुवजज को पास करते हुए कहा। जब फुटेज चालू हुआ तो सब आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वही फुटेज थी जिसे मेन रोड पर समर ने अपने ही कार से बेरहमी से प्रीत को बाहर फेंकते हुए आगे निकल गया था। प्रीत भी पूरी तरह से हैरान रह गई थी कि ये वीडियो किससे मिला, क्योंकि जहां तक उसे याद था उस दिन उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। ऊपर समर के पिता अभिनव जी की बहुत ऊपर तक पहचान थी, तो फुटेज का वीडियो तो आसानी से डिलीट करवा सकते थे। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि प्रीत बेकसूर है, बत्रा साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है योर ऑनर, प्रीत जी मौकाए वारदात पर मौजूद थीं, उन्होंने खुद कबूल भी तो किया है अपने स्टेटमेंट में, खुराना साहब ने कहा। प्रीत को कोई धमका रहा है और वो किसी से डरकर चुप है। बत्रा साहब ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा, मिस, क्या ये बात सच है? कौन दबाव डाल रहा है आप पर? जज ने प्रीत के सामने से पूछा। प्रीत बहुत ज्यादा घबरा गई। वो सविता जी को देखने लगी, उसके होठ फड़फड़ाने लगे और वो वहीं बेहोश हो गई। मनन उसे देखते हुए आगे बढ़ा कि तब तक कांस्टेबल ने उसे संभाला। सविता जी भागते हुए प्रीत के पास गईं और उसके माथे को चूमकर रोने लग गईं। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि असली गुनहगार कौन है समझना मुश्किल होता जा रहा था। दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में प्रीत बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। सविता जी और रघुवेंद्र जी दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। मनन भी वहीं मौजूद था। प्रीत को इतनी तकलीफ में देखकर सविता जी खुद को कोसे जा रही थी। वो खुद पर ही गुस्सा निकालते हुए दीवार पर अपना हाथ मारे जा रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? मनन दौड़ता हुआ उनके पास आया। सविता, खुद पर काबू रखो, अभी प्रीत को हमारी जरूरत है, रघुवेंद्र जी ने सविता जी को संभालते हुए कहा। किस तरह संभालूं खुद को, आप ही बताइए। मेरी बेटी आज मेरी वजह से वहां इतनी तकलीफ में है, सविता जी कहकर रो पड़ी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मनन ने पूछा। क्योंकि सविता जी कहने ही वाली थी कि इतने में नर्स आ गई। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप B+ पॉजिटिव है क्या? नर्स ने फाइल में देखते हुए कहा। ना ही सविता जी का और ना ही रघुवेंद्र जी का वो ब्लड ग्रुप था, मगर मनन का था। उसने तुरंत कहा, जी मेरा है। ठीक है, आप प्लीज जल्दी साथ आइए, पेशेंट को ब्लड चढ़ाना जरूरी है, उन्हें काफी लॉस हुआ है ब्लड का, नर्स कहते हुए मनन को प्रीत के रूम में ले गई। थोड़ी देर बाद मनन को प्रीत के बगल में बेड पर लेटाया गया और ब्लड ट्रांसफर करने का अरेंजमेंट करना शुरू किया गया। डॉक्टर ने मनन के हाथों में पाइप इंजेक्ट किया। खून चढ़ाना शुरू हो चुका था। मनन की नजर प्रीत पर पड़ी। पहली बार मनन प्रीत को इतने करीब से देख रहा था। घने लंबे बाल, खूबसूरत आंखें जो बंद पलकों के छांव में छिपी हुई थी और गुलाबी होठ जिस पर हल्की पपड़ी आ चुकी थी। उसका ध्यान उसके हाथ के घाव पर भी गया। उसने देखा कि वो वही जगह था जहां मनन ने पुलिस स्टेशन में उसे वहीं जोर देकर चोट पहुंचाया था। प्रीत की सांसें तेज चल रही थी। वो दर्द से हल्का हल्का कराह रही थी। मनन का उसे इस हालत में देखकर दिल पसीज गया। खून चढ़ने के बाद नर्स ने मनन का इंजेक्ट किया हुआ पाइप निकाला और उस जगह पर कॉटन लगाते हुए उसे वहीं कुछ देर आराम से लेटे रहने को कहा। रूम में कोई नहीं था।
प्रीत को धीरे धीरे होश आने लग गया। उसने धीरे से आंखें खोली और खुद को हॉस्पिटल में देखती हुई वो कांपने लगी। मेरी वजह से सबको तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो हल्के अधमरे हालत में ही बड़बड़ाने लगी। मनन जल्दी से उठा और उसे सीने से लगाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम गलत नहीं हो, शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, मनन कहते हुए लगातार उसके सर पर हाथ फेरे जा रहा था। पर मैंने सबका दिल दुखाया है, अपनी माँ का, पापा का, और प्लीज सविता माँ को कुछ मत करना। प्रीत ने बेहोशी की हालत में अधूरा सच कह दिया। मनन को उसकी बातों से कुछ खटका। प्रीत फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसने धीरे से उसका चादर ऊपर किया। वो रूम से बाहर निकला और धीरे से सविता जी के पास गया। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? हाँ, पर प्रीत कैसी है? सविता जी ने पूछा। वो अब ठीक है, मनन ने जवाब दिया। मैं उससे मिल सकता हूँ? एक बार बच्ची को देखना चाहता हूँ, रघुवेंद्र जी ने कहा। जी बिल्कुल अंकल, बस थोड़ा आहिस्ता से जाइएगा, मनन इशारा करते हुए रूम की तरफ कहा। रघुवेंद्र जी के जाते ही सविता जी भी जाने को हुई कि मनन ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाद में मिल लीजिएगा, पहले मुझे आपसे बात करनी है। जी ठीक है, सविता जी वहीं रुक गईं। मनन सविता जी को लेकर बाहर आया। दोनों बेंच पर बैठ गए। सविता जी की नजरें नीचे थीं। मनन ने कहना शुरू किया। मनन, प्रीत बेहोशी में कह रही थी कि मेरी माँ को कुछ मत करना, उनकी कोई गलती नहीं है, इसका क्या मतलब है? सविता जी हैरान भरी नजरों से मनन को देखने लगी। उनका मन कर रहा था कि कह दें सच, लेकिन प्रीत की कसम और अपने बेटे गोलू की वजह से वो ठहर गईं। मनन, क्या हुआ? खामोश क्यों हैं? कुछ छुपा रही हैं? सविता जी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। मनन, आपको पता है सारे सबूत आपकी बेटी के खिलाफ हैं। अगर प्रीत का केस आप लूज करती हैं तो उसे उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। ये सुनते ही सविता जी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। डरते हुए उनके मुंह से निकल पड़ा, सविता जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनन, ऐसा ही होगा सविता जी, उसकी कोई गलती नहीं है। मनन, जानता हूँ समर ने किस तरह प्रीत के गले पर चाकू रखकर उसे धमकाया और आपने कैसे उसे रॉड से मारा, सब रिकॉर्ड है। मनन कहते हुए सविता जी का वही मोबाइल निकाला जो उस दिन वो होटल के कमरे में छोड़कर आई हुई थी। मनन, अब सच बताएंगी आप? सविता जी ने आंखें बंद की और कहना शुरू किया। सविता जी, समर से प्रीत का रिश्ता प्रीत के पापा ने तय किया। अभिनव जी और रघुवेंद्र जी बचपन के दोस्त थे। अभिनव जी खुद रिश्ता लेकर आए थे अपने बेटे समर का हमारे घर। प्रीत रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। मुझे भी समर बहुत अच्छा लड़का लगता था, लेकिन प्रीत बार बार मुझे कहती रहती थी कि वो उसका गुस्सा हैंडल नहीं कर पाती। मैंने शुरू से तो प्रीत की बात नहीं मानी, लेकिन बाद में जब मैंने खुद उसकी असलियत जानी तो हैरान रह गई। ब्लैकमेल कर रहा था वो उसे। मनन, एक मिनट, कैसी ब्लैकमेलिंग? सविता जी ने बताया कि उसकी सगी माँ नैना की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने रघुवेंद्र जी से डिवोर्स नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन नैना प्रीत को कई सालों के लिए छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। प्रीत छोटी थी और उससे ना मिलने के कारण प्रीत टूट गई थी। अपनी माँ की जिस वक्त जरूरत थी उसे, वो वहां नहीं थी, इसलिए गुस्से में आकर उसने वो लेटर सबसे छुपा लिया। इस बारे में सिर्फ समर ही जानता था। मनन, आपने ये पुलिस को ना बताकर पता है कितनी बड़ी गलती की है? एक मासूम को कितनी बड़ी सजा मिल जाती, समझ रही हैं आप? सविता जी, जानती हूँ आज अपनी बेटी, भले ही वो मेरी कोख से ना जन्मी हो, लेकिन हालात देखकर मेरा दिल दहल गया है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अब ये सच सबके सामने आ ही जाना चाहिए। मनन, परसों कोर्ट में पेशी है, उस दिन आपको सब सच बोलना पड़ेगा। सविता जी, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। इंसान जो कुछ भी करता है या तो अपने लिए या तो फिर अपनों के लिए। अभिनव जी को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं मनन प्रीत को सच्चा मान रहा है। इस वजह से वो उनसे काफी खफा हो चुके थे। वो खुद हॉस्पिटल मनन से मिलने चले आए। डॉक्टर की तरफ से साफ हो चुका था कि प्रीत अभी ठीक है, लेकिन उसे आराम करने की काफी जरूरत है। सविता जी और रघुवेंद्र जी एक साथ उसके पास ही बैठे हुए थे। सुनिए, एक वादा करेंगे मुझसे? सविता जी ने भरे हुए गले से कहा। हाँ कहो, रघुवेंद्र जी उनकी तरफ देखते हुए बोले।
प्रीत और गोलू का हमेशा ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इन दोनों के साथ रहूं या ना रहूं। सविता जी के कहते ही रघुवेंद्र जी को बहुत अजीब लगा। ऐसे क्यों बोल रही हो? एक माँ तो छोड़कर जा चुकी है मेरी प्रीत को, अब क्या इन सब सिचुएशन से डरकर तुम भी चली जाओगी? रघुवेंद्र जी कहते हुए चिड़चिड़ा गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इन दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से शायद अपने बच्चों से हमेशा दूर रहना होगा। सविता जी ने कहा। कैसी गलती? रघुवेंद्र जी ने कहा कि इतने में प्रीत ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। पापा माँ आप ठीक हैं? प्रीत ने उठते हुए कहा। आराम से बेटा, तुम्हारे हाथ में अभी चोट लगा हुआ है। रघुवेंद्र जी ने उसे गले से लगा लिया। बेटा तुम इतने दिनों से समर को झेल रही थी, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? पुरानी बातों को मत कुरेदिए पापा, जो होना था हो चुका। आप प्लीज माँ के साथ घर जाइए। प्रीत ने तकिया से टेक लगाते हुए कहा। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो मैं होंगी, तुम दोनों नहीं। एक बेटी को उसके बाप की जरूरत है और बाप को उसकी बेटी की। सविता जी के कहते ही प्रीत घबरा गई। माँ ये क्या कह रही हैं आप? पापा समझाइए इन्हें। प्रीत थोड़ी ऊंची आवाज में बोली। बेटा शायद तुम्हारी चिंता में है, मुझसे भी अभी बहकी बहकी बातें कर रही थी, पता नहीं क्या गलती। रघुवेंद्र जी के कहते ही प्रीत ने सविता जी से इशारा करते हुए पूछा। सविता जी खामोश थीं। प्रीत सब समझ रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी फिक्र में आकर उन्होंने सब सच पुलिस को ना बता दिया हो। वो कुछ कहती इससे पहले मनन वहां आ गया। अंकल 2 मिनट, मैं प्रीत से बात करना चाहता हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में। तब तक थोड़ा कॉफी पी आइए, रात से यहाँ बैठे हैं। मनन के कहते ही रघुवेंद्र जी बाहर चले गए। सविता जी रूम में ही थीं, वो कहीं नहीं गई थीं। मनन प्रीत के पास आया और थोड़ा गुस्से में कहा। तुमने क्या कानून को खिलौना समझ रखा है? जैसे चाहोगी वैसे नचाओगी। प्रीत ने भी गुस्से से मनन की तरफ देखा। क्यों नहीं बताया कि असली कातिल तुम्हारी माँ है? मनन के कहते ही प्रीत सविता जी की तरफ हैरानी से देखने लगी। माँ क्यों? प्रीत की आंखों में आंसू थे। बेटा मुझे माफ कर दो। सविता जी ने सर नीचे कर लिया। अब सब सच सबके सामने है, कल कोर्ट में पेशी है और तुम सच कहोगी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और सविता जी आपको जेल जाना होगा। मनन के कहते ही प्रीत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम होते कौन हो मेरी माँ को जेल भेजने वाले? जब तुम पुलिस वालों की मदद चाहिए होती है तो बड़े पॉलिटिशियन के गलतियों को छुपाकर उनका सपोर्ट करते हो, और मेरी माँ से सेल्फ डिफेंस में खुद को और उनकी बेटी को बचाने में उस हैवान का मर्डर हो गया तो हम सच्चे होकर भी क्रिमिनल बन गए। प्रीत ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा। इंसाफ सबको मिलता है, एक बार सच बोलकर तो देखती। कानून समझता इस बात को और कम सजा मिलती है इन्हें। मनन ने कॉलर छुड़ाते हुए कहा। अरे जाओ एसीपी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम पुलिस वालों को। हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है तो जरा अपने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछना कि समर के खिलाफ कितने कंप्लेंट आए थे। अगर इंसाफ दिलाना ही है तो हैवान की असल चेहरा सामने लाकर दिखाओ। प्रीत ने रुंधे हुए गले से कहा। खबरदार जो मेरे बेटे को हैवान कहा तो। अभिनव जी वहां अचानक से आ गए। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मनन जल्दी से उन्हें बाहर लेकर गया। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने भाई के कातिल के साथ दे रहे हो? अभिनव जी ने चिल्लाते हुए कहा। मैं सिर्फ कानून का साथ दे रहा हूँ, और बातें तो आपने भी बहुत छुपाई हैं पापा। समर का वो अपने नीचे के लोगों से वो बुरा बर्ताव, यहाँ तक कि उसने प्रीत पर हाथ भी उठाया है। इस बारे में आपने कभी भी मुझसे सच कहा? मनन ने उसकी आंखों में आंखें डाली तो उन्होंने चेहरा घुमा लिया। एक समय बाद एक बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं बेटे, और उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो मुझे मालूम नहीं था। अभिनव जी कहते हुए चेयर पर बैठ गए। देखिए पापा, समर तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन असली गुनहगार तो वही है। मनन ने उसके पास बैठते हुए कहा। बस करो, वो बुरा था लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे संस्कार भूल जाए। और वैसे जो कुछ भी है, क्या तुम उसके कातिलों को ऐसे ही जाने दोगे? और हमारी इज्जत पर जो दाग लगेगा उसका क्या? अभिनव जी तेज आवाज में कह गए। माफ करिएगा पापा, अब जो कानून की नजर में सही होगा मैं वही करूंगा। मनन ने कहा ही इतने में पूरे हॉस्पिटल की लाइट ही चली गई। मनन अभिनव जी को बैठाकर वहां से चेक करने चला गया कि आखिर माजरा क्या है। इधर प्रीत और सविता जी भी रूम में ही थीं। सविता जी ने अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। प्रीत उनके सामने ही बैठी थी।
काश माँ, मैं उस दिन आपका मोबाइल सही समय पर लेकर छुपा देती तो कोई सबूत रहता आपके खिलाफ। प्रीत परेशान थी। बेटा समझो बात को, मुझसे गलती हो गई है। सविता जी समझाने की कोशिश करने लगी। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, समर की गलतियों की कीमत हम तो बिल्कुल ही नहीं चुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रीत कहते हुए खिड़की की तरफ आ गई। सविता जी खामोश होकर वहीं धीरे धीरे रोते हुए सुबकने लगी। अचानक ही रूम का दरवाजा खुला और एक शख्स दबे पांव प्रीत के पास आया। प्रीत को एहसास हो गया कि उसके पीछे कोई है। इससे पहले वो मुड़ती, उस शख्स ने उसके पीछे गन रख दिया। चिल्लाना मत, और जो कह रहा हूँ सुनो से, उस शख्स ने उसके कानों में कहा। कौन हो तुम? प्रीत ने डरते हुए पूछा। उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, तू पुलिस की कैद से आजाद होने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरा छोटा भाई देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में अपने ही बिस्तर पर मरा हुआ मिलेगा, समझी? उस शख्स ने जब ये कहा तो प्रीत का खून खौल उठा। हाउ डे यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, प्रीत ने जोर से चिल्लाया। वो शख्स वहां से तुरंत भागा और इतनी देर में लाइट भी आ गई। क्या हुआ बेटा? सविता जी घबरा गईं। प्रीत भागते हुए रूम से निकल गई और कॉरिडोर में उस शख्स को ढूंढने लगी। वो कहीं नहीं दिख रहा था। मनन तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? मनन ने पूछा। इस केस में कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, पर तुम्हें उससे क्या एसीपी? तुम्हें पका पकाया मुजरिम चाहिए था, जो मिल गया। अब तुम थोड़े ही इन्वेस्टिगेट करोगे? प्रीत ने कहते हुए उसे साइड किया और आगे निकल गई। थर्ड पर्सन? मनन वही खड़े सोच में डूब गया। रात का वक्त हो रहा था। प्रीत हाथों में पट्टी लगे हुए ही उसी तरह उस नकाबपोश आदमी को ढूंढने में लगी हुई थी। सिक्योरिटी वाले से लेकर गेट कीपर सबसे पूछा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था। वो थक हार कर बेंच पर बाहर ही बैठ गई। तो मिल गया वो तुम्हारा थर्ड पर्सन, मनन ने सामने से आते हुए कहा। गो टू हेल, प्रीत मन में बड़बड़ाई। वैसे ये कहानी अच्छी थी, अपनी माँ को बचाने की। अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलो, मनन कहते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरा कहा हुआ सब सच है। वो नकाबपोश बंदा आया था मेरे कमरे में जब लाइट चली गई थी। और 1 मिनट शांति से बैठकर खुद ही सोचो कि इतने बड़े हॉस्पिटल में यूं अचानक लाइट कैसे चली जाएगी। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल रूम में जाकर फ्यूज जानबूझकर निकाला है। प्रीत बात पर जोर डालते हुए कहा। आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम पहले ही समर के असली गुनहगार को छुपा चुकी हो, मनन ने उसे घूरते हुए कहा। प्रीत को फिर से गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा। लिसन वेरी केयरफुली एसीपी मनन, पहली बात, मुझे और मेरी माँ को कोई फंसा रहा है। दूसरी, आप पुलिस होकर मेरा साथ दें या ना दें, मैं सच का पता खुद ही लगा लूंगी। और तीसरी, मेरी माँ ने डिफेंस में उस वक्त वार किया था और उस वक्त भी वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। कहना क्या चाहती हो कि मेरा भाई अपने आप ही मर गया? मनन भी चिल्ला पड़ा। ऑफ कोर्स नॉट, पर हमारे वहां जाने के बाद और मेरे वहां से आने के बाद बीच में जो कुछ भी हुआ वो हमें पता लगाने की तो कोशिश ही नहीं की, प्रीत ने कहा। तो मनन उसके बेंच पर बैठ गया। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। ये तुम्हारी माँ का मोबाइल जो किसी को नहीं मिला, वो मुझे मिला। एक काउंटर किया है मैंने, बड़े से बड़े केस का इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने। मनन उसे पहले की तरह घूरते हुए बोला। किया होगा बड़े से बड़ा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस बार बात तुम्हारे भाई की है, इसलिए तुम इमोशनल होकर सबकी थाली में परोसे हुए सबूतों के आधार पर ही फैसला करके अपने भाई का बदला निकालना चाहते हो। इसी वजह से तुम सच से भी इतने दूर हो, प्रीत कहकर वहां से उठी और हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। कल कोर्ट में पेशी है, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, पर तुम्हारी माँ से है कि वो सच बोलेंगी। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे कानूनी तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा, मनन ने उसे रोकते हुए कहा। धमका रहे हो? जैसा तुम समझो। हम तुमसे बहस करने का तो कोई फायदा नहीं। तुम अभी सिर्फ वही देखना चाहते हो जो तुम्हारा जिद चाह रहा है, प्रीत मनन को कहते हुए उसके पास आई और उसके हाथ में अपने गले से निकालकर सोने की चेन दिया। इसे समर ने दिया था। ये जो सोने की लॉकेट देख रहे हो ना, ये असल में प्यार की निशानी नहीं थी, ये जंजीर थी मेरे लिए। जब भी वो मुझ पे गुस्सा होता तो इसे जोर से मेरा गला दबाने लगता। बहुत दर्द होता था मुझे, लेकिन सहती थी ताकि समाज के सामने उसका असली चेहरा ना आ जाए और पापा और अभिनव अंकल की दोस्ती ना खराब हो जाए। मनन ने शब्द हो गया। उसकी जबान ठहर सी गई। जब उसका जुल्म नहीं सहा जा रहा था तब उससे रिश्ता तोड़ने का सोचा।
बल्कि उसे एक्सपोज करके नहीं, बल्कि कोई दूसरा तरीका अपनाकर, ताकि दो परिवारों का रिश्ता ना खराब हो। जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, जरूरी नहीं होता। प्रीत भागते हुए अंदर चली गई। मनन ने एक गहरी सांस ली और वहीं बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। तारे हर जगह बिखरे हुए थे और मनन का मन भी उन तारों की तरह कई सवाल से बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने शिवनाथ को कॉल लगाया। शिवनाथ, जय हिंद सर। मनन, हाँ शिवनाथ, जरा समर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, उसके पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स के प्रोफाइल्स, उसका लैपटॉप और अगले 6 महीने के सारे एक्सेस तैयार रखो। शिवनाथ, सर पर ये सब चीजें तो आप देख चुके हैं। मनन, हाँ पता है, दोबारा रिव्यू करना है मुझे। कोई दिक्कत है? शिवनाथ, नहीं सर, सॉरी सर, बस आधे घंटे में सब कुछ आपके सामने होगा। मनन, ग्रेट। मनन रात भर बैठकर सब कुछ चेक करता रहा। कॉल रिकॉर्ड्स में भी उसे कुछ नहीं मिला, पर अचानक ही उसे समर के व्हाट्सएप लिस्ट में एक मास्क मैन का अकाउंट दिखा। उसने चेक किया पर मैसेजेस डिलीट थे। उसने तुरंत ही अपने एक जान पहचान के साइबर एक्सपर्ट को कॉल लगाया और मोबाइल लेकर उसके पास गया। बड़े दिनों बाद आना हुआ। सिद्धार्थ, उसका साइबर एक्सपर्ट दोस्त ने दरवाजा खोलते हुए कहा। हाँ, वो बिजी था, मुझे इसके डिलीटेड मैसेज रिकवर करने हैं, एक केस चल रहा है। मनन ने उसे व्हाट्सएप अकाउंट दिखाते हुए कहा। लेकिन इसके लिए तो तुझे टीम प्रोवाइड की ही जाती है, फिर मुझसे? यार देख, मैं नहीं चाहता कि कोई इसके बारे में जाने। एक्चुअली समर का केस है। समर सिंघानिया। हाँ, हेल्प चाहिए, करेगा ना? हाँ बिल्कुल, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ, कनेक्ट करना होगा। सिद्धार्थ कहता हुआ रूम में गया और जल्दी से अपना लैपटॉप को समर के मोबाइल से कनेक्ट किया। काफी देर बाद सिद्धार्थ ने मोबाइल के उस मास्कमैन के सारे मैसेज रिकवर कर लिए थे। मनन ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया। मैसेज 1, पैसे लेने आना, कल तुझे आना, तेरा सामान मिल जाएगा। समर, चांदनी चौक के मार्केट में मिलना, अपनी कार लेकर वहां नहीं आऊंगा, नहीं तो सब पहचान लेंगे। मैसेज 2, ठीक है, पर अगर कोई गड़बड़ी की तो तू अपनी जान भी गंवा सकता है, इसलिए कोई होशियारी नहीं। समर, समझ गया हूँ मैं, और मुझे ना इस तरह बार बार डराया मत करो। मेरे पास भी कुछ कम पावर नहीं है। अगर अपने पर आ गया ना तो क्या हालत करूँगा तेरा, तुझे पता भी नहीं है। मैसेज 3, फिलहाल तो अपने राज को बचा और पैसे समय से लेकर आना, नहीं तो तू जानता है कि तेरी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ेंगी। समर, आ जाऊंगा। मनन ने आखिरी तक सारे मैसेज पढ़े, पर जिस राज की उन दोनों में बात हो रही थी उसमें तो उसका जिक्र ही नहीं था। लेकिन इससे इतना तो क्लियर हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। कुछ तो था जिसकी वजह से समर टेंशन में था। अब प्रीत की थर्ड पर्सन वाली बात मनन को सच्ची लग रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो कनेक्शन है इस मास्क मैन का, पर क्या वो फाइंड आउट करना बाकी था। मनन ने तुरंत ही शिवनाथ को कॉल लगाया। शिवनाथ, जी सर। मनन, मेरी बात ध्यान से सुनो शिवनाथ, हॉस्पिटल में प्रीत की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना, और कौन उससे मिल रहा है, कौन आ रहा है, सब पर ध्यान रखना। कुछ भी अटपटा लगे तो मुझे कांटेक्ट करना। बी अलर्ट। शिवनाथ, फिक्र मत करिए सर, मैं वहाँ 2 कांस्टेबल और तैनात कर देता हूँ। मनन ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, एक और अकाउंट को एक्सेस कर देगा? हाँ बोल, किसका? प्रीत। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।